बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं। चैप्टर 8 आपको पता है हमारा जारी है और ये टॉपिक बच्चों हमारा अगला स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। पिछला लेक्चर सबको पता ही है, जिन्होंने ज़ाहिर सब ने लिया हुआ है। तो स्टेशनरी वेव्स का बेसिक तारफ़ हमारा हो गया था और वो कोई लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कभी पेपर में नहीं आया, ना ही आने का चांस होता है उसका, लेकिन उसमें छोटी छोटी वो बड़ी बुनियादी ज़रूरी चीज़ें थी जो अब अगले दोनों टॉपिक्स जो रह गए हैं इस चैप्टर के उनमें चाहिए होंगी। तो बात शुरू करते हैं स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, तनी हुई खिंची हुई रस्सी है। तनी हुई है, खिंची हुई है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों सिरों से वो फिक्स यकीनन है, दो सहारे हैं, दो सपोर्ट्स हैं जिनके दरमियान बंधी हुई होगी। जैसे ये एक डायग्राम नीचे आपके सामने नज़र आ रही है। ये बच्चों बड़ी कॉमन सी सिचुएशन है। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अमूमन कोई रबड़ बैंड जो होता है, रबड़ बैंड सबने देखा ही हुआ है, तो उसको अगर आप गोलाई में होता है उसको काट के सीधा कर लें तो आपने देखा ही होगा कभी दोनों हाथों के दरमियान यूँ चुटकियों के दरमियान लेके उसको स्ट्रेच कर दें और कोई दूसरा बंदा उसको दरमियान से छेड़े, यूँ इस तरह से हिला के छोड़ दे। तो ये इसी तरह की सिचुएशन जैसी ये बनी हुई नज़र आ रही है। रस्सी तो वो एक ही है, या तार तो वो एक ही है, या रबड़ तो एक ही है, लेकिन जल्दी जल्दी तेज़ी से वाइब्रेशंस हो रही होंगी तो आपको लगेगा जैसे यूँ लूप सा बन गया है। यही बच्चों स्टेशनरी वेव्स हैं जो पिछले लेक्चर में ये एंड पे हमने बात की थी कि स्टेशनरी वेव्स जब पैदा होंगी, जिनको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, तो एनर्जी जैसे कि रुक जाती है, अगरचे ऑसिलेशंस हो रही होती हैं, लेकिन हर दो नोड्स के दरमियान एनर्जी जैसे स्टैंडिंग हो जाती है, जैसे कैद हो जाती है। इसी वजह से बेसिकली ये वेव्स स्टेशनरी वेव्स कहलाती हैं। ये बातें सारी पीछे इधर हो चुकी हुई हैं। अब जो बात करने लगे हैं ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स हैं जो एक तनी हुई खिंची हुई रस्सी के ऊपर पैदा होंगी। अच्छा, इस टॉपिक में नोट्स जो इसके बनाए, तो जब ये टॉपिक आए राइट ए नोट ऑन स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो इसमें सबसे पहला तो बेहतर है, यही चीज़ बेहतर लगती है कि पहले स्टेशनरी वेव्स को डिफ़ाइन कर दिया जाए। फिर से ये डेफिनीशन वही जो पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं और उससे पहले भी कभी देखी थी आपने, जब आपने वो पिछले लेक्चर में कहीं देखा था वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये बात आपको पता ही है, ये जस्ट रिपीट हो रही है कि इट इज़ दी सुपरपोजिशन। क्या होती है स्टेशनरी वेव? ये होती है सुपरपोजिशन ऑफ टू एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। अब प्रैक्टिकली ऐसा हम कैसे कर पाएंगे, तो क्या सिचुएशन होगी, फिर उसका मैथमेटिकल एनालिसिस है, वही हम इसकी एक्सप्लेनेशन में ये देखने लगे। बात शुरू यहाँ से की उसने, जो अभी ये जो नीचे मैंने डायग्राम दिखाई है उसी की बात कर रहा है। कंसिडर करें जी, कहता कोई स्ट्रिंग है, कोई रस्सी वगैरह, कोई तार, कोई रस्सी है ऑफ लेंथ L, जिसकी लेंथ L है जी, इस सिरे से इस सिरे तक ये दिखाई L लेंथ है, विच इज़ केप्ट स्ट्रेच्ड बाई क्लैंपिंग इट्स एंड्स, उसको खींच के रखा हुआ है, उसको दोनों सिरे उसके क्लैंप कर दिए, जकड़ दिए, सो दैट इस तरह से जकड़ दिए कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ F फोर्स, टेंशन की फोर्स, वो जो तनाव, वो जो खिंच पड़ी हुई है वो फोर्स F कह दी हमने। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ प्लक्ड, अगर उसको प्लक किया, ये जैसे यूँ, जैसे फूल चुनते हैं, प्लक करते हैं, चुटकी में उठा के यूँ ऊपर को हिला के तो छोड़ दिया, तो यूँ इसको दरमियान में सीधी स्ट्रिंग थी, हमने इसको ऊपर को यूँ हिला के तो प्लक करके छोड़ दिया। प्लक इट एट्स मिडल एंड मिडल पॉइंट में इसको दरमियान वाले पॉइंट से इसको प्लक किया तो क्या होगा, टू ट्रांसवर्स वेव्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पॉइंट, उस पॉइंट से दो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है बच्चों? जस्ट एक डिस्टर्बेंस। हमने पीछे ये बातें सारी कर ली हैं, डिटेल से पता है हमें, तो हमने डिस्टर्बेंस ही पैदा किया ना, सेंटर से इसको प्लग करके और छोड़ दिया, तो एक इधर को और एक इधर को दो डिस्टर्बेंसेस चल के गई। वो काइनेटिक एनर्जी है या मोमेंटम है जो आगे ही आगे, हमने तो एक पार्टिकल फ़र्ज़ कीजिए, कोई एक मॉलिक्यूल फ़र्ज़ कर लें, हमने तो पकड़ा था इसका, ऊपर को प्लग करके छोड़ा था। मिसाल दे रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल तो नहीं हमारे हाथ में आता, ज़्यादा आते हैं, लेकिन जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें एक मॉलिक्यूल हमने पकड़ के ऊपर को खींचा, तो उसके दाएँ और बाएँ और भी मॉलिक्यूल उसके साथ मुंसलिक थे, बंधे हुए थे, सॉलिड स्ट्रिंग है, तो वो अगले एक मॉलिक्यूल ने अपने से अगले को, उसने अपने से अगले को, क्योंकि साथ मुंसलिक हैं, बंधे हुए हैं, बॉन्डिंग है, तो हर एक ने एक दूसरे से मुंसलिक होने की वजह से आगे ही आगे इधर को भी और उधर को भी वो ट्रांसफ़र कर दी डिस्टर्बेंस जो हमने यहाँ पैदा की थी। अच्छा, तो क्या हुआ,
वन ऑफ देम, दो डिस्टर्बेंसेज पैदा हुई हैं, एक इधर को गई होगी एक इधर को, वन ऑफ देम विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड द अदर मूव्स टुवर्ड द राइट एंड। ठीक हो गया। व्हेन द टू वेव्स रीच द टू क्लैम्प्ड एंड्स, जब दोनों जकड़े हुए सिरों पर जब ये वेव्स पहुंचेंगी तो दे आर रिफ्लेक्टेड बैक, वो दोनों ही वापस पलटेंगी। अब अच्छी बात है आपके स्मार्ट सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में आपको याद होगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव समझा दिया हुआ है। उसके दो मेन पॉइंट थे, वो दोनों बता दिए थे। तो ये वेव चलती हुई जब रस्सी पर इधर ठोस दीवार से टकराएगी तो ये भी नीचे को हो जाएगी, इसका गया था क्रेस्ट और वापस आएगा ट्रफ बन के, ये भी इसी तरह से नीचे को आ जाएगी। तो जब ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल सिमिलर डिस्टर्बेंसेज, सेम फ्रीक्वेंसी वाली सेम डिस्टर्बेंसेज, सेम वेव्स दो ऑपोजिट डायरेक्शन से आती हुई फिर एक दूसरे को मिलेंगी, तो यही तो है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आती हुई सेम वेव्स मिले एक ही रस्सी पर सेम स्ट्रेट लाइन पर, तो आपस में स्टेशनरी वेव पैदा करती हैं, तो यहाँ स्टेशनरी वेव पैदा हो जाएगी। तो कहता है कि जब ये दोनों क्लैम्प्ड सिरों पर पहुँचेंगी तो दे आर रिफ्लेक्टेड बैक, वो दोनों वापस पलटती हैं, दस गिविंग राइज टू स्टेशनरी वेव, इस तरह स्टेशनरी वेव पैदा करती हैं। एज द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर क्लैम्प्ड, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये जो बात अब हो रही है, मैं इसको आपके नोट्स पे अंडरलाइन करता हूँ, आप भी इसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिएगा तो अच्छी बात रहेगी, दूर से जब भी कभी पढ़ें दूर से नज़र आएगा। बच्चों कहता है कि जैसे कि ये दोनों सिरे क्योंकि जकड़े हुए हैं, सख्ती से बंधे हुए हैं, तो नो मोशन विल टेक प्लेस देयर, मजबूरी है, हमारी चॉइस नहीं है कि यहाँ नोड बनेगा या एंटी नोड, हमारी मर्जी नहीं है वो, क्योंकि दोनों सिरे जकड़े हुए हैं तो बनेगा ही, दोनों सिरों पर बनेगा ही नोड। ये बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि देयर इज़ नो मोशन, कोई मोशन नहीं हो रही, जकड़े हुए हैं दोनों सिरे तो बनेगा ही नोड। सो नोड्स विल बी फॉर्म्ड एट द टू एंड्स, इधर भी नोड बनेगा इधर भी नोड बनेगा, और जिधर से हमने सेंटर से हिला के छोड़ा था तो उधर मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रही होगी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम के साथ, तो वो एंटी नोड बनेगा। वन मोड एक हालत, एक तरीका ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज शोन बिलो विद द टू एंड्स एज नोड्स विद वन एंटी नोड इन बिटवीन। ये एक मोड, एक हालत दिखाई है स्टेशनरी वेव्स किसी तनी हुई रस्सी पर दिखाने पैदा होने की, और भी इसकी हालतें हैं और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और वो हम और भी अगले मोड्स भी देखने लगे हैं इसी टॉपिक में अभी। लेकिन इसकी बात कर रहे हैं तो कहता है विजुअली, ये मोटा करके लिखा है ज़रा बोल्ड करके, तो विजुअली देखने में द स्ट्रिंग सीम्स टू वाइब्रेट इन वन लूप, ऐसे लगेगा जैसे ये स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट कर रही है। ये देखें एक लूप सा बन गया, हालांकि स्ट्रिंग तो एक ही है, लेकिन इधर भी लग रहा है, नज़र आ रही है, इधर भी, और कभी कभी सेंटर में भी शायद लगे झमाका सा मारे, क्योंकि वो तेज़ी से वाइब्रेशन हो रही होती है। तो आपको अभी इधर थी, अभी इधर पहुँच गई, अभी इधर थी, अभी इधर पहुँच गई, अभी इधर थी, अभी इधर पहुँच गई, तो लगेगा जैसे इधर भी है, इधर भी है, फिर इधर भी है, इधर भी है, कभी ये थोड़ा सा मध्यम, ये ज़रा ज़्यादा वाज़े, कभी ये मध्यम, ये वाज़े नज़र आएगा, तो ये लूप सा बना हुआ नज़र आएगा। ये है मोड वन। हम अब यही करने लगे हैं कि ये पहला मोड, और फिर इसके मुख्तलिफ अगली पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, वो अभी देखते हैं क्या है। तो पहला मोड है कि वन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन वन लूप, इस तरह से एक लूप में वाइब्रेट करेगी तो क्या होगा, उसका मैथमेटिकल हम उसकी कुछ एनालिसिस करने लगे हैं, उसकी लैम्डा वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह, स्पीड और वेवलेंथ वगैरह का और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन, ये हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं। यही फिर मोड 2 होगा, फिर मोड 3, और मोड 2 में बच्चों क्या होगा पहले ही बता दूँ, वहाँ पर दो लूप्स इस तरह के बनेंगे। ये तस्वीर आपको, ये है जी मोड 2, ये दिखा दूँ आगे, अभी बाद में ये डिस्कस करते हैं। तो ये दो लूप बनते हुए भी पॉसिबल हैं। ऐसे ही मोड 3 है, 3 लूप्स बनेंगे, जितने लूप बनेंगे तो उतना ही मोड। इसी तरह मोड 4 में 4 लूप, मोड 5, मोड 6, मोड 7, तो जितने लूप उतना मोड, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं स्टेशनरी वेव्स की। पहले बेसिक मोड, फंडामेंटल मोड या बेसिक मोड, मोड नंबर 1, इसकी हम बात करने लगे हैं, और फिर इसी तरह से एंड सो ऑन बाकी भी हम बातें इंशाल्लाह करेंगे। तो ये हम पहला मोड डिस्कस करना है। ये थोड़ा सा हम ज़रा इधर मैं आपको समझाता हूँ, फिर बाकी ऊपर से भी देख लेंगे आपके नोट से। तो बच्चों, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, मोड 1। जैसा कि बात हमने देख ली है, ये खिंची हुई वो रस्सी है, तनी हुई रस्सी है, और ये इसका एक लूप सा बनता हुआ इस तरह से आपको नज़र आएगा। यहाँ भी नोड बनेगा, यहाँ भी नोड बनेगा, और ऑफ कोर्स इस जगह पे सेंटर में ये एंटी नोड है। इस जगह पे हमने इसको सेंटर से ऊपर को हिला के छोड़ा था, तो ऐसा हुआ कि जी इस तरह की सिचुएशन बनी जो देख रहे हैं। अच्छा, अब इस रस्सी की टोटल लेंथ जो थी वो तो L, हमने अभी नोट्स पे भी आपने देखा ये थी। लेकिन बच्चों, ये जो सिचुएशन आपके सामने है, ज़रा देखें तो पिछले लेक्चर से हम पैर पे, कदम पे पिछले लेक्चर की वो बातें इस्तेमाल होंगी। वो जो रिजल्ट्स थे, याद करें, वो जो 6 रिजल्ट थे पिछले लेक्चर में, जो इंट्रोडक्शन टू स्टेशनरी वेव था। तो एक नोड से अगले नोड तक टोटल फासला बच्चों बनेगा λ/2। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, ये सारी बातें पिछले लेक्चर में हो गई हुई हैं, अब जस्ट अप्लाई करनी है।
लेकिन हम बात कर रहे हैं मोड नंबर 1 फर्स्ट मोड की, तो ये मैंने लैम्डा 1 कह दिया, लैम्डा 1/2 फर्स्ट मोड में वेवलेंथ लैम्डा 1। अच्छा, मैं मोड 1 अभी डिस्कस तो करने ही लगा हूँ, लेकिन मैं जल्दी से इसी के साथ जस्ट जल्दी से कंपैरिजन के लिए, ज़रा बात ज़्यादा बेहतर उम्मीद है समझ आएगी, मैं जल्दी से इसी के नीचे आपको मोड 2 और मोड 3 भी दिखाने लगा हूँ कि आपस में सीधा सीधा सबका कंपैरिजन हो जाए फ़ौरन डायग्राम्स में। ये बच्चों मोड 2 है, पहले ही बता दूं, ये तब हासिल होगा, ये पॉसिबिलिटी, ये भी स्टेशनरी वेव है, ये तब हासिल होगी जब आप हाफ लेंथ से यानी सेंटर से प्लग करने की बजाय, वो जो भी बात हो रही थी कि प्लग किया इसको यहाँ से यूँ इस तरह से तो छोड़ दिया तो ये ऑसिलेशंस हुई, तो ये स्टेशनरी वेव्स पैदा होंगी, ये मोड नंबर 1 वाली। और सेकंड पॉसिबिलिटी स्टेशनरी वेव्स पैदा करने की ये है कि आपने इसको, इस रस्सी को 1/4 ऑफ द लेंथ से, यहाँ से कह लें या यहाँ से, दोनों में से जहाँ से भी करेंगे तो बाद में थोड़ी ही देर में फ़ौरन ही ये दो लूप बनते हुए नजर आएंगे। ये 1/4 ऑफ द लेंथ है, टोटल लेंथ का 1/4, चौथाई हिस्सा, आधे से आधे लेंथ पर से हमने प्लग करके छोड़ दिया, तो इस तरह से ये इस तरह वेव जनरेट होगी और यूँ जाके क्रेस्ट और ट्रफ बन के फिर इधर से लौटेगी, फिर इधर को आएगी। तो इस तरह से अब दो लूप्स में हमें विजुअली देखने में लगेगा जैसे दो लूप बन गए हैं। तीसरी भी पॉसिबिलिटी थर्ड मोड की भी मैं साथ ही जस्ट कंपैरिजन के लिए जैसे मैंने कहा तो ये भी बता दूं, तो वो बच्चों अगर 1/6 ऑफ द लेंथ, ये मैंने पूरी लेंथ वही L है, जो इधर L है ये भी वही, ये L लेंथ तीनों दफ़ा वही सेम है, ये ज़हन में रखना। तो और तीनों दफ़ा तनाव जो है, खिंच जो पड़ी हुई है दोनों सिरों से, इस रस्सी को दोनों सिरों से जो खिंच पड़ी हुई है वो भी तीनों दफ़ा सेम ही है, लेंथ भी सेम है, ये दो बातें, ये दो चीज़ें सेम है, याद रखिएगा। अच्छा, उसी रस्सी को, उसी लेंथ L वाली रस्सी को इस दफ़ा आपने कहीं यहाँ से हिला के प्लग करके छोड़ा तो फिर ये ऊपर से क्रेस्ट और फिर ट्रफ बन के फिर इधर को क्रेस्ट और फिर ये वापस लौटेगा इधर को, और यूँ इस तरह से। अब आपको बच्चों 3 लूप्स विजुअली इसके फील होंगे, बाज़ाहर लगेंगे जैसे 3 लूप्स से बन गए हैं। ये है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड सो ऑन। इसी तरह से चौथी पॉसिबिलिटी भी है, 4 लूप, 5 और 6 मैंने अभी जैसे बताया। फिलहाल मोड 1 की मैथमेटिकल डिस्कशन है और फिर सिमिलरली बाकी दोनों की भी हम करके फिर सो ऑन कह देंगे, ऐसे ही चौथा, पाँचवा, छठा एंड सो ऑन, ये पॉसिबिलिटीज़ हम देखेंगे। लेकिन ये जो मैंने बताया कि मोड नंबर 2 जो है, इसमें भी मैं इधर ही दिखा दूं, फिर जल्दी से आगे जस्ट उसको अप्लाई करना है। मोड नंबर 2 जो है, लेंथ वही है सेम, ये लेंथ तीनों के लिए L मैंने बता दिया सेम है। तो ये मोड नंबर 2 है, तो ये इसके एक नोड बना, दूसरा और ये तीसरा नोड है। हर दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान λ/2 होता है, तो यहाँ भी λ/2 ही है, लेकिन λ2/2, और ये फिर वही λ2/2, यानी सेकेंड मोड के दोनों हाफ लैम्डे ये बन गए। यहाँ से यहाँ तक λ/2, फिर λ/2 और दोनों के साथ λ2 लिखा। ऐसे ही भला खुद ही बताएं, सोचें तो भला यहाँ क्या होना चाहिए। शाबाश, सिंपल है, यहाँ 3 दफ़ा हो जाएंगे λ/2, ये भी λ/2, ये भी λ/2, नोड से नोड, फिर नोड से नोड, फिर नोड से नोड। लेकिन बच्चों भला क्या होना, लैम्डा के नीचे छोटा सा 3 लिख देना है, ये छोटा सा 3 लिख देना, λ3/2, इस दफ़ा λ3 है। और आप देख रहे हैं तीनों की वेवलेंथ डिफरेंट है, वो सबसे लंबी वेवलेंथ है, बड़ा वाला लूप है, ये उससे हाफ हुई वेवलेंथ, ये उस पहली वाली का 1/3 वेवलेंथ है, इसीलिए वेवलेंथ चेंज हुई है, डिफरेंट हुई है। तो वो पहले मोड में λ1 है, दूसरे मोड में λ2 है, तीसरे मोड में λ3 है, लेकिन ये हर नोड से नोड तक अलबत्ता λ/2 ही है। वो λ1/2, ये λ2/2, फिर λ2/2, ये λ3/2, फिर λ3/2, फिर λ3/2। तो ये अब याद रहे, लेंथ पूरी रस्सी की वही है, वही रस्सी वही की वही है, टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन भी सेम है, ये पहले ही बता दिया। फिर आगे जस्ट अब इनको अप्लाई करते जाना है। अच्छा, लेकिन फ़िलहाल इन दोनों को आप नज़रअंदाज कीजिए। ये पहली डायग्राम की बात कीजिए तो ज़रा आपके सामने ये डायग्राम, और मैं इसमें लिखता हूँ हेयर, ये मोड 1 की बात हो रही है। हेयर जो टोटल लेंथ है वो तो सामने है, वो यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, ये देख रहे हैं λ1/2 के बराबर है। चुनांचे यहाँ से λ1 अगर निकालना चाहें बच्चों, ये 2 बटे वाला उधर चला जाएगा तो 2L, ये मैंने बॉक्स बना दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अगर आप अपने नोट्स पे देखेंगे तो वहाँ भी इक्वेशन नंबर 1 ही है। अच्छा, अगली बात, लेकिन वी नो दैट, हमें पता है, फार्मूला पीछे आपने सीखा हुआ, देखा हुआ है, V = F लैम्डा होता है। V = F लैम्डा कैसे, कहाँ से आया, ये हमने प्रूफ इसका दिया हुआ है शुरू में, इस चैप्टर का जो स्टार्ट वाला पहला ही लेक्चर था उसमें बात हुई थी। तो V = F लैम्डा, लेकिन यहाँ फर्स्ट मोड है तो λ1, चुनांचे फ्रीक्वेंसी भी F1, और वैसे लगता है कि V भी 1 होना चाहिए। लेकिन ये छोटी सी बात और भी नोट कर लें, जैसे मैंने बता तो λ1 अभी पहले मोड 1 ही रहा हूँ, लेकिन मैंने जस्ट कंपैरिजन के लिए, ताकि अगली बातें पहले से ही आपको ज़हन में हो और पता हो कि क्या करना है, किस तरह की सिचुएशन आगे भी होनी है, तो मैंने वो पहले ही बाकी मोड्स की भी डायग्राम बना दी। ऐसे ही मैं पहले ही बता दूँ कि बच्चों तीनों मोड्स के लिए
ये पहला मोड है तो v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1, दूसरे मोड में v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2, तीसरे मोड में v ही इक्वल टू f3 लैम्डा 3। v के नीचे 1 2 3 नहीं लिखना तीनों मोड्स में, v तीनों की दफ़ा सेम है, v सेम रहेगा, स्पीड नहीं चेंज होनी। स्पीड डिपेंड करती है मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, ये कहीं पीछे हम ये इस तरह की बातें सीख चुके हुए हैं। जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पढ़ी थी, तो बच्चों फार्मूला जो उसके दो थे जो करेक्ट वाले थे, एक पहला ये था, कहाँ से आया कैसे आया, यहाँ ई क्या है रो क्या है, ये सारी बातें जानते हैं और इसी से फिर ये निकला था। अब आप गौर करें, ई भी इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम है थ्रू विच साउंड हैज़ टू पास, वो साउंड वेव्स की बात थी, यहाँ वैसे दूसरी वेव्स ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स की बात है, इसकी भी बात करते हैं। और डेंसिटी भी उस मीडियम की थी जिसमें से मूव करना, यानी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पर स्पीड डिपेंड करती है। गैमा वो CP ओवर CV रेशो थी दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट्स की फॉर द गिवन मीडियम, फॉर ए गिवन गैस, डायटोमिक थी या पॉलीटोमिक थी या मोनोटोमिक थी, तो जो भी गैमा की वैल्यू थी वो आपको याद होगा। और ये P है प्रेशर ऑन द गैस, यानी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है, डेंसिटी फिर मीडियम की है, तो यानी स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर बेसिकली नहीं डिपेंड करती। हालांकि v इज इक्वल टू f लैम्डा है, लेकिन उसूल ये है कि दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है अगर मीडियम चेंज ना हो। दो चीज़ों की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है, ऐसा कभी आपने, ये मैं जल्दी से आपको याद दिला दूं, दो चीज़ों की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है, ये कभी बॉयज़ लॉ में भी पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको सारी बातें पता हैं, जानते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, क्यों कैसे, अभी ये रिजल्ट भी देखते हैं, थोड़ी देर बाद आ भी जाएगा। और क्योंकि दोनों की जो प्रोडक्ट है वो अलबत्ता कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। ये तो मैंने साउंड वेव्स की बात कर दी थी, और मैं अब यहाँ भी एक छोटी सी बात जल्दी से दोहरा दूँ मैं कह रहा हूँ, थोड़ी पुरानी हो गई है वैसे तो, जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है उनको पता है। ये मेरे पास फिज़िक्स की आपकी बुक है, तो इसका मैं चैप्टर नंबर 1 की, ये मेरे पास पेज नंबर 17 है टेक्स्ट बुक का, और वो जिन्होंने पढ़ी हुई एग्जांपल नंबर 4 आपकी जानी पहचानी, ये ज़रा देखें तो क्या लिखा हुआ है। चेक द करेक्टनेस, ये स्टेटमेंट इसकी, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू f इंटू एल ओवर एम अंडर रूट, वेयर v इज़ द स्पीड ऑफ, लफ्ज़ तो देखें कि क्या लिखें, v इज़ द स्पीड ऑफ transverse wave on a stretched string of tension F, length L and mass M। यही तो अभी देख रहे हैं हम, यही तो हमारा टॉपिक है, स्टेशनरी वेव्स, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स कह सकते हैं, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। और ये फार्मूला, ये इक्वेशन अभी थोड़ी देर बाद हम यूज़ भी करने वाले हैं मोड 1 में ही। अभी देखते हैं कौन सी, ये वाली जो कभी यहाँ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये अभी थोड़ी देर बाद अप्लाई भी करनी है। और ये भी ये बता रही है कि स्पीड डिपेंड करती है फोर्स ऑफ टेंशन ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और मैस ऑफ द स्ट्रिंग, इनके ऊपर। ये फार्मूला अभी थोड़ी सी डिफरेंट हालत में, तकरीबन यही फार्मूला अभी थोड़ी देर बाद यूज़ भी करना है। तो ये भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है स्पीड। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन होता है। दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी, तो चाहे मोड 1 है, चाहे मोड 2 है, चाहे मोड 3 है, v के साथ 1 2 3 नहीं आना। ये बड़ा अहम पॉइंट हो गया जो आगे भी इस्तेमाल करते हैं। तो वापस आते हैं जी, हमारा मोड 1 अभी फ़िलहाल जारी था, अगरचे मैंने कंपैरिजन के लिए बाकी दोनों मोड जो हैं उनकी भी मैंने बताया, बना दी है डायग्राम, लेकिन ये मोड नंबर 1 हमारा आपके सामने जारी है जी। और यहाँ से बच्चों मैं F1 अगर निकालना चाहूँ तो v ओवर v स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव जो है, तो v ओवर लैम्डा 1, ये लैम्डा जी। तो इसमें से सिंपली हम इसको उधर बेशक ले जाएं, F1 यूँ लिख दें और v ओवर लैम्डा 1 रीअरेंज कर दिया, जस्ट F1 उधर ले गए, ये उधर ले गए, इक्वल ही है। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों वो जो लैम्डा 1 की वैल्यू थी इक्वेशन 1 में, वो पुट करनी है, वो वाली लैम्डा 1 की वैल्यू 2L इधर पुट करें। तो मैं समझते हैं कि मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 यहाँ पर अप्लाई की, तो F1 बच्चों निकला v ओवर लैम्डा 1 की जगह वो जो वैल्यू आई थी 2L। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, नोट्स पे भी उम्मीद है इक्वेशन 2 ही है ये जिन जिन पर मैंने बॉक्स बनाए हैं ये इक्वेशंस अहम हैं, ये अभी आगे बतौर रिज़ल्ट भी इन्हीं का इस्तेमाल भी हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। यहाँ अब मैं वो जो अभी आपको दिखाई मैंने चैप्टर नंबर 1 की, वो जो पेज नंबर 17 टेक्स्ट बुक पे जो एग्जांपल नंबर 4 थी, मैं अब वो चीज़ यहाँ यूज़ करने लगा हूँ, जो कि बट मैंने लिखा v तो यहाँ पे होगी f ओवर m डैश, लेकिन आपको तो थोड़ी देर अभी रिवाइंड करके देख लें या किताब से देख लें, ये तो थोड़ी सी और तरह की इक्वेशन थी, m डैश वगैरह तो नहीं था। वो क्या थी वो मैं बताता हूँ। असल में ये जो m डैश है ये है बच्चों मैस नहीं है, ये है मैस पर यूनिट लेंथ। m डैश है मैस पर यूनिट लेंथ। इसको अगर मैं इधर वैल्यू पुट करूँ तो फिर देखिएगा v हुआ f ओवर
m और ओवर l पता ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, शाबाश बिल्कुल ठीक है। तो ये ओवर ये मैंने मिटा दिया और अंडर रूट भी है। ये वही एग्जैक्ट वही इक्वेशन है जो अभी अभी आपने एग्जांपल नंबर 1.4 में अभी देखी थी। ये वाली वैल्यू मैं इसको पुट करने लगा हूँ v की जगह पे इक्वेशन 2 में, v की जगह ये सारी वैल्यू उधर पुट करें। ये 1/12 बटे में पहले ही बटे में 12 है, तो समझिए मैं दोबारा से जल्दी से ज़रा इधर सॉल्व कर दूँ इसको। ये देखिए, चलिए इसके साथ ही यूँ मैं इधर करने लगा हूँ। तो इक्वेशन 2 जो है उसमें से मैंने लिखा f1 हुई, यही वाली सामने है आपके। ये बच्चों 1/12 इंटू वी भी लिखी जा सकती है, ज़ाहिर है v/12 है। और अगले स्टेप में मैंने किया 1/12 और ये जो अभी ये जो v की वैल्यू है ये इधर पुट करते हैं f इंटू एल ओवर m। यूँ भी ठीक है, या चाहें तो इसको यूँ लिख दें 1/12 और ये फिर वही बटे में चली जाए तो f/m, यानी ये वाली सिचुएशन इस तरह भी पुट कर सकते हैं। यही इसी से ये निकली है क्योंकि m डैश है मैथ्स पर यूनिट लेंथ। तो ये लेकिन याद दहानी के लिए कि ये m डैश ये जो है ये इसमें मैथ्स नहीं है, मैथ्स पर यूनिट लेंथ है। आपकी बुक पे तो नहीं, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि इसको यूँ लिखा जाए कि इसको m ना लिखा जाए, m डैश लिखा जाए ताकि याद रहे ये मैथ्स नहीं है, मैथ्स पर यूनिट लेंथ है। ये इस पर मैंने बॉक्स बना दिया इक्वेशन नंबर 3 आपके नोट्स पे, यकीनन इसी को कहा गया है। ले जी, ये जो सारे स्टेप्स हैं मोड 1 के बड़ी डिटेल से मैंने बड़ी तफसील से खोल के उम्मीद है कि बयान कर दिए हैं ये सारे स्टेप्स, और यही अब आपके नोट्स पे भी मौजूद हैं। अब बच्चों बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स हैं मोड नंबर 2 और 3 के। देखें ज़रा, मैं आपके लिए इधर ही इनको मिटा के करने लगा हूँ। ये देखिए मोड नंबर 2 इसी तरह से उसकी भी ऐसे ही क्या क्या निकालना है ये ध्यान में रखिएगा। लैम्डा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये निकालने हैं। स्पीड तो तीनों मोड्स में v ही रहेगी, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो वो उसका फार्मूला तीनों मोड्स के लिए यही रहेगा जो हम जब ज़रूरत पड़ेगी तीनों मोड्स में, चाहे पहले में चाहे दूसरे में चाहे तीसरे में, ये फार्मूला जब जहाँ भी चाहेंगे वो v की जगह ये वैल्यू पुट करके वो यूज़ कर लेंगे। इसलिए अगले मोड्स में इसका हवाला या जिक्र दिया नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये सारे मोड्स में सेम रहेगी ये वाली चीज़। v की वो इक्वेशन जो अभी निकाली है ये हर मोड में जहाँ भी v की वैल्यू चाहेंगे वो पुट करके निकाल लेंगे। ये मेंशन नहीं हुआ नोट्स पे, लेकिन अंडरस्टूड है, याद रखिएगा। मोड नंबर 2, अब मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। इस दफ़ा पूरी की पूरी लेंथ जो है वो 2 दफ़ा λ/2 है, लेकिन λ2/2 ये देखिए मैं मिटा के इसी की जगह लिखने लगा हूँ। लेकिन अब याद रहे ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये ख़ास तौर पर याद रखिएगा। और ऐसे ही इक्वेशन 3 जो अभी आई थी, जब अब आपके नोट्स पे है वो, मैं अब यहाँ से आगे बढ़ने लगा हूँ नोट्स पे। ये वाली ये तीनों सामने नजर आ रही हैं, 1, 2 और 3। 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, 3 कौन सी है, इनमें से कुछ रिजल्ट निकलने हैं, जनरल फार्मूला भी बाद में। तो अब मैं इधर से मिटा के चेंज करके कुछ अगली बात करने लगा हूँ, लेकिन अब आपके पास नोट्स पे भी हैं और मेरे ये जो मेरी वीडियो है इसमें पीछे भी मौजूद ही हैं। अच्छा, मोड नंबर 2 है तो हेयर टोटल लेंथ हुई λ2/2 प्लस λ2/2। ये देखें आपके सामने ही है। यहाँ तो अकेला λ/2 था, λ1/2 था पहला मोड, लेकिन यहाँ 2 दफ़ा है पूरी की पूरी लेंथ, आधी यहाँ तक और फिर आधी यहाँ तक। टोटल लेंथ हुई λ/2 प्लस λ/2, लेकिन λ के साथ 2 है, λ2/2 सेकेंड मोड की वजह से। तो इस दफ़ा ये बना जी 2 λ2/2। वैसे तो अच्छा है, बेहतर है, ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, दोनों ये ठीक है बिल्कुल। इस तरह ये वाला 2 ये था ना λ2/2 प्लस λ2/2 बना 2 λ2/2। ये 2 से 2 अभी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के इसको कैंसिल कर नहीं रहा, कर देंगे तब भी ठीक है, दोनों तरह पॉसिबल है। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा उसकी बात भी मैं करता हूँ। ये 2 नहीं आएगा क्योंकि L थी λ2/2 प्लस λ2/2, ये बनी 2 λ2/2। यहाँ से अगर मैं L निकालना चाहूँ बाय द वे, तो ये जो 2/2 है कैंसिल भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। मैं जानबूझ के एक वजह है उसकी वजह से कैंसिल नहीं कर रहा। ये ऊपर वाला 2 उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे वाला 2 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो अच्छा सिंपली ये इक्वेशन यूँ बन जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आपके नोट्स पे 4 है जी। ये भी यहाँ में λ2 यहाँ से निकला, कैसे निकला, बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने है, कोई ऐसी कोई बड़ी पेचीदा बात नहीं है, बड़ी पेचीदा मैथमेटिक्स नहीं है। λ2 ये निकला है। और उसके बाद बच्चों फिर वही v इस दफ़ा इक्वल टू, मैं वजह बता चुका हूँ ये वाली सारी, ये वाली v इस दफ़ा है f2 λ2, यहाँ से f2 निकलना है v/λ2, चुनाचे f2 हो जाना है v/λ2। और λ2 अभी जो आया था 2L/2, 2 से 2 मैंने जानबूझ के कैंसिल नहीं किया, कर भी सकते हैं तब भी ठीक है, लेकिन वजह उसकी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो v/λ2 की वो वैल्यू 2L/2 इधर पुट करें, ये क्या पुट करें, f2 इज इक्वल टू v/λ2 की जगह 2L/2 बटे के नीचे बटे में 2 था वो आपको पता ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा f2 हुई 2v/2L।
ये थी बच्चों वजह, वो जिसकी वजह से मैं कैंसिल नहीं कर रहा था। क्या वजह थी? क्योंकि ये ज़रा पहचाने ये क्या है। ये इक्वेशन 2 जो पिछले फर्स्ट मोड में थी, ये वाली जो थी, उसमें से निकली v/12। ज़रा पीछे देखें तो v/12 तो f1 थी, चुनाचे रिजल्ट आया f2 हुआ 2, ये 2 वैसे ही रहा और ये सारे का सारा f1 बन गया। इसी वजह से 2 से 2 मैंने यहाँ कैंसिल नहीं किया था, एक रिजल्ट मिलना था बड़ा अहम, जो कि ये है, ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। ये बच्चों आपका, ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 5 और 6 या 5- आपके नोट्स पे है और 5 कह लीजिए, इसको आपके नोट्स पे जस्ट 5- और इसको 5 कहा हुआ है, तो भी ठीक है, कोई नहीं, इक्वेशन की नंबरिंग का मसला नहीं है। ये रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी मोड नंबर 1 में थी, ओरिजिनल f1 बेसिक फ्रीक्वेंसी, पहली पॉसिबिलिटी की, उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, अभी बात करेंगे उसकी मज़ीद आगे, उसी का दुगना होगी मोड 2 की। यानी सिंगल लूप बन रहा है तो जितनी थी फ्रीक्वेंसी, 2 लूप बनेंगे तो उसी का डबल हो जाएगी, सिंपल, ये रिजल्ट हुआ। ऐसे ही मैं अभी पहले ही बता दूं, ऐसे ही अभी साबित करने वाले हैं, 3 लूप होंगे तो उसका 3 गुना हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, सो ऑन। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। और वो जो तीसरा मोड है, ऐसे ही यहाँ जस्ट मोड 3, और उसी तरह से इस दफ़ा λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/2, एक और आ जाएगा प्लस λ/2, लेकिन नीचे 3 आ जाएगा। और अब बाकी के सारे उसी तरह के स्टेप्स हैं, सारे उसी तरह के हैं। मैं अब क्यों ना नोट से ही कर दूं, क्योंकि सिमिलरली है, सारे उसी तरह के हैं। मोड 3 अब करने लगा हूँ जी नोट से ही, ये देखिए जी, ताकि आपको बात ज़्यादा बेहतर समझ आए कि हाँ ये तो बड़ा आसान है काम। मोड 3, मोड 2 उधर से हमने कर लिया, नोट से ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, मैथमेटिकल स्टेप्स ही आपके सामने, इक्वेशन 5- और 5 तक आ गए हैं। मोड 3, व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स, तो ये रहे जी 3 लूप्स आपके सामने बने हुए हैं। और इस दफ़ा λ3/2 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 टोटल लेंथ, टोटल L, वही सारे स्टेप्स हैं, λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/2, सबका एलसीएम बच्चों 2 आ गया, तो बना λ3 प्लस λ3 प्लस λ3, यानी 3λ3/2। सिंपल से मैथमेटिकल स्टेप, बड़े पेचीदा नहीं है। यहाँ से λ3 निकालना था तो ये 3/2 था, उधर L की तरफ गया तो 2/3 बना, तो बना 2L/3। ये भी वही इक्वेशन है जिसको मैंने बॉक्स जैसे बनाए थे, तो λ3 की आ गई, ये इक्वेशन नंबर 6। और वही नो दैट, फिर वही स्टेप्स हैं, ये 2 दफ़ा आप कर चुके हैं। v इक्वल टू v3 नहीं, v इक्वल टू f3 λ3, तो f3 हुआ v/λ3, यहाँ से f3 निकालना है, λ3 की वही वैल्यू ऊपर से जो आई इधर पुट कर देनी है, 2L/3 है, वो बटे के नीचे बटे में 3, उधर ऊपर फिर जाएगा तो 3v/2L, और v/2L वो शुरू में बताया था इक्वेशन नंबर 2 जो आई थी, यानी मोड नंबर 1 में जो आई थी, v/2L तो f1 है, तो f3 हुई 3f1, अभी मैंने बताया भी था। मोड 2 में था f2 2f1, तो मोड 3 में f3 होगी वो 3f1 होगी, फर्स्ट मोड की ही फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल। जनरलाइजिंग दीज रिजल्ट्स, कौन कौन से रिजल्ट्स? वो जो मैंने बॉक्स में इक्वेशंस बनाई थी, यहाँ बॉक्स तो नहीं बनाया आपके नोट्स पे, लेकिन वो इक्वेशन के नंबर दिए हुए हैं, तो उन्हीं के मसलन λ2 अभी तक ये मौजूद है। ये बाय द वे मोड 2 था, मोड 3 फिर मैंने अभी शुरू नहीं किया था, करना था लेकिन किया नहीं, फिर वो फिर अभी उधर से करवा दिया आपको। तो मोड 2 में मैं जैसे λ2 था, और इसी तरह से f2 थी, ऐसी मोड 1 में अभी देखा था λ1 था और f1 था। तो जल्दी से मैं आपके लिए दोहरा भी दूँ, आपके पास नोट्स पे भी मौजूद हैं। अभी आपने देखा था कि λ1 बच्चों आया था जस्ट 2L λ1, और λ2 अभी आपने देखा था 2L/2, और λ3 अभी देखा था 2L/3, अभी देखा पीछे। इसी तरतीब से अगर रखना है तो मैं इसको भी 2L/1 कह दूँ, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, आपको पता है समथिंग ओवर 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो λ1 था 2L/1, λ2 था 2L/2, λ3 था 2L/3, तो बच्चों λn जनरल फार्मूला कर दें फॉर n लूप्स जितने भी हों। एक लूप था तो 2L/1, 2 लूप थे तो 2L/2, 3 लूप है तो 2L/3, तो फिर n लूप्स के लिए 2L/n, सिंपल। n है नंबर ऑफ लूप्स, n है 1 2 3 सो ऑन, n है 1 2 3 सो ऑन, नंबर ऑफ लूप्स हैं। या आप कह लीजिए मोड है कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, तो n की वो वैल्यू 1 2 3 मोड बताती है। तो ये जनरल इक्वेशन बन गई लैम्डा की। ऐसे ही बच्चों बिल्कुल इसी तरह यही आपके सामने है, ये जनरलाइज कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 4 और 6 वो पीछे देख लें कौन सी है 1 4 और 6, तो λn हुआ 2L/n। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 5- और 7- बिल्कुल इसी असूल के तहत, तो मैं जल्दी से दिखा जी। तो ऐसे ही फिर वो हमने कहा कि f1 अभी देखा था v/2L, आपको पता ही है, पीछे भी देखा था। f2 क्या निकली है 2v/2L, यानी कि 2f1, और f3 क्या निकली है 3v/2L, यानी कि 3f1। तो ये तो बड़ा आसान सीक्वेंस चल रही है, तो चुनाचे सिंपली जनरलाइज कर दें, fn होगा nv/2L, जिसको फर्दर आप लिख सकते हैं fn होगा nf1। ये फार्मूले, ये जनरल फार्मूले हैं ये दोनों भी, और अभी जो लैम्डा का मैंने लिखा था तो इसी के मुताबिक फिर वो भी। ये फाइनली ये 3 समझिए फार्मूले
जनरल बन के आपके सामने आए हैं। लैम्डा एन ये अब याद भी रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में यूज़ भी होने हैं। लैम्डा एन है 12/n, एन क्या है 1 2 3 यानी नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं या मोड कितने वहाँ हैं। ऐसे ही फिर जो मैंने दिखा दिया अभी, तो Fn होगी NV/12 यानी Fn होगी NF1। कैसे क्यों वो सारी डिटेल अभी आपको ये सामने सिखाई है, बताइए। मैथमेटिकल स्टेप्स तो ख़त्म हुए इस पूरे टॉपिक के, बस ये 3 मोड्स हो गए, तो एंड सो ऑन, फिर चौथा पांचवा छठा सो ऑन। रिजल्ट्स देखिए क्या क्या है, 4 रिजल्ट्स हैं जी टोटल। उनमें से पहला जो है कहता है एज द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन मोर एंड मोर लूप्स, एक लूप था फिर उससे 2 हुए फिर 3 हुए, तो आप देख रहे हैं आपके सामने ही है डायग्राम। कंपैरिजन के लिए मैंने इसीलिए जानबूझ के इकट्ठे दिखा दिए। तो ये बड़ी वेवलेंथ है, ये छोटी होगी इससे के ये और छोटी होगी, लेकिन आपने देखा फ्रीक्वेंसी बड़ी है। F1 थी V/12 तो F2 है 2V/12, F3 है उससे 3 गुना, F4 होगी उससे 4 गुना एंड सो ऑन। तो लैम्डा कम होता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, यही वो कह रहा है। कहता है एज द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन मोर एंड मोर लूप्स इट्स फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड वेवलेंथ गेट्स कॉरस्पॉन्डिंगली शॉर्टर। उसी के मुताबिक कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ उसी के लिहाज से कम होती जाएगी। लेकिन वो जो अभी बताया था नंबर 2, दूसरा रिजल्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द वेव विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दोनों की प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहेगी, जो वो वेव की स्पीड है, जो कि स्टेशनरी वेव्स की ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर वेव चलनी उनकी स्पीड है, वो कांस्टेंट रही। इसीलिए दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है एंड वाइस वर्सा सो ऑन। तीसरा रिजल्ट बड़ा ही अहम है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी कि ये बड़ा हम ख़ास रिजल्ट है कि वो कहता है कि ये जो अभी ऊपर सारी बहस की, ये जो सारी हमने अभी यहाँ भी की और ये रिजल्ट्स वगैरह देखे, तो वो कह रहा है कि जी इसके मुताबिक अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई यूं तनी हुई रस्सी होगी तो उस पर जो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ होंगी स्टेशनरी वेव्स की, कभी एक लूप पैदा हो, कभी 2, कभी 3, जितने भी 4 5 जितने भी, तो उनमें अब होगा ये कि कोई मखसूस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ ही सिर्फ आ सकेगा। ये उसी तरह की बात है जैसे कभी याद करें पीछे चैप्टर 7 पढ़ाते हुए बताया था कि हर वाइब्रेटिंग बॉडी की कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी, उसका फार्मूला देखा हुआ है आपने 1/2 पाई G/L√। ऐसे ही स्प्रिंग मैथ सिस्टम की 1/2 पाई K/M√, वगैरह वगैरह बताया था वहाँ जब रेजोनेंस पढ़ाई थी, तब भी ये बात बड़ी डिटेल से हुई थी। फिर बेशक दोबारा देख लीजिएगा, आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं कि हर चीज़ की अपनी एक नेचुरल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन यहाँ क्योंकि मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग की, ये एक लूप या 2 लूप या 3 लूप, तो यहाँ एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि डिफरेंट ए सेट ऑफ डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है। इस केस में एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है जिसका नाम F1 था, इस केस में F2 है, लेकिन वो है पहले वाले का ही 2 गुना, यानी पहले वाले का ही कोई मल्टीपल। इस केस में पहले वाले का ही 3 गुना फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब एक मखसूस फ्रीक्वेंसी का ही कोई ना कोई मल्टीपल इसकी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ की फ्रीक्वेंसियाँ होंगी। इन्हीं सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को हम हार्मोनिक सीरीज़ ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। हार्मोनिकली एक तरतीब से, पहली F1 है, दूसरी 2F1 है, तीसरी 3F1 एंड सो ऑन। और इनमें से पहली वाली को फंडामेंटल, पहली वाली F1 को फंडामेंटल हार्मोनिक कहते हैं, और बाकी सब को फिर सेकंड हार्मोनिक, इसी तरह थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो कहता भी अबव डिस्कशन क्लियरली इस्टेब्लिशेस दैट, ऊपर की जो बहस अभी की है वाज़े तौर पर वो ये रिजल्ट इस्टेब्लिश कर रही है क्या, दैट द स्टेशनरी वेव्स हैव ए डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। डिस्क्रीट का मतलब होता है गैर मुसलसल, यानी ये नहीं है कि पहले वाली अगर ये पॉसिबिलिटी थी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ थी तो फिर 11 हर्ट्ज़, 12 हर्ट्ज़, 13 हर्ट्ज़, जो मर्जी चाहे फ्रीक्वेंसी हो जाए, नहीं, ये अगर 10 है तो फिर उसके बाद 11, 12, 13, 14 हर्ट्ज़ वाली पॉसिबल नहीं होगी, बल्कि 20 हर्ट्ज़ पर ही दूसरी दफ़ा 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर ही एक प्रॉपर स्टेशनरी वेव बनेगी। अगरचे वो 2 लूप्स होंगे, इधर 1 था लेकिन 2 लूप्स, लेकिन ये भी स्टेशनरी वेव है, ये भी स्टेशनरी वेव है। इसी तरह अगली पॉसिबिलिटी स्टेशनरी वेव्स की ये है कि 30 हर्ट्ज़, अगर पहली 10 हर्ट्ज़ थी तो फिर दूसरी 20 और 30 ऐसे ही 40 एंड सो ऑन होगी। ये नहीं होगा कि 11, 12, 13, 14 हर्ट्ज़, 17 हर्ट्ज़ कोई भी आप चेक कर लें, या 21, 22, 24, 25, 26, 27 हर्ट्ज़, नहीं। तो 10 हर्ट्ज़ वाली पहली अगर आई है तो दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरे परफेक्ट स्टेशनरी वेव 2 लूप्स के साथ वो 20 हर्ट्ज़, 3 लूप के साथ 30 हर्ट्ज़ एंड सो ऑन। सिर्फ यही सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही होगा। और जैसे मैंने बताया इनमें से जो पहली है उसको हम फंडामेंटल हार्मोनिक भी कहते हैं या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फंडामेंटल हार्मोनिक वाली फ्रीक्वेंसी। और F2 जो है वो सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। F3 जो है उसको थर्ड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक वाली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एक बात और बड़ी अहम है कि पहली तो फंडामेंटल है और बाकी सारियाँ, पहली छोड़ के पहली फंडामेंटल है, बाकी सारियाँ ही F3 सो ऑन, F4 सो ऑन, ये मिल के सारियाँ ही कहलाती हैं ओवरटोन्स। ओवरटोन्स कहलाती हैं बाकी सारी।
पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बाकी सारियाँ ओवरटोन, F2 F3 F4 सारियाँ ओवरटोन्स हैं। तो वो जो सेकंड हार्मोनिक है, वो जो सेकंड हार्मोनिक वाली फ्रीक्वेंसी है उसे हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। जो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है वो कहलाएगी फर्स्ट ओवरटोन, OT। जो थर्ड हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, वो थर्ड हार्मोनिक वाली फ्रीक्वेंसी कहलाएगी सेकंड ओवरटोन, एंड सो ऑन। पहली जस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको ओवरटोन नहीं कहते, या फंडामेंटल हार्मोनिक कहते हैं, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बाकी सारियाँ, पहली को छोड़ के बाकी सारियाँ ओवरटोन्स हैं। वो जो सेकंड हार्मोनिक है वो फर्स्ट ओवरटोन है, जो थर्ड हार्मोनिक है वो सेकंड ओवरटोन है, जो फोर्थ हार्मोनिक होगी वो थर्ड ओवरटोन होगी, एंड सो ऑन। तो पहली फंडामेंटल, बाकी सारियाँ ओवरटोन्स। लेकिन ये एक पॉइंट था बड़ा, हम जो MCQs वगैरह में अमूमन यूज़ होता है। तो अब मैं इसको जल्दी से रीड भी करने लगा हूँ। तो कहता है कि अब डिस्कशन ने वाज़े कर दिया है दैट दी स्टेशनरी वेव्स हैव ए डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, गैर मुसलसल फ्रीक्वेंसियाँ हैं, यानी पहली अगर 10 है तो अगली फिर 11 12 13 नहीं बल्कि 20, अगली फिर जस्ट 30, अगली 40, इसी को कहते हैं डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच इज़ नोन एज हार्मोनिक सीरीज़। F1 2 F1 3 F1 ये हार्मोनिक सीरीज़ होती है अप टू NF1। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 कॉरस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट हार्मोनिक, द फ्रीक्वेंसी F2 जो कि 2 F1 के बराबर है कॉरस्पॉन्ड्स, उसका ताल्लुक है सेकेंड हार्मोनिक से, एंड सो ऑन, और इसी तरह से एंड सो ऑन। द स्टेशनरी वेव्स कैन बी सेट अप ऑन ए स्ट्रिंग ओनली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक सीरीज़। जैसे सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी भी ये नहीं कि जड़ी मर्जी जोन सी मर्जी हो, बल्कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही इस तरह स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग की भी सिर्फ एक सीरीज़ ऑफ फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है, और वो सारी फ्रीक्वेंसियाँ किस पर डिपेंड करेंगी कि कम होगी, ज़्यादा होगी, या मखसूस फ्रीक्वेंसियाँ कितनी कितनी होंगी, डिटरमिन्ड बाई द टेंशन, लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये तीन चीज़ें तय करेंगी, ये वाली तीनों चीज़ें जो बताया था आपको। अभी ये मैं दिखाता हूँ, ये यानी इस फार्मूले की बात करें, टेंशन और ये मास पर यूनिट लेंथ है, या कहिए टेंशन, लेंथ और मास ऑफ द स्ट्रिंग, इन पर डिपेंड करते हुए, क्योंकि अगर F1 है 1/2L F ओवर m डैश अंडर रूट, तो F2 होगी यही सारा फैक्टर मल्टीप्लाई बाई 2, यानी F2 होगी 2F1, F3 होगी इसी सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि चाहे F1 हो, चाहे F2 हो, चाहे F3 हो, टेंशन पर और मास पर, यूनिट लेंथ वगैरह पर डिपेंड करते हुए मखसूस फ्रीक्वेंसियाँ होंगी हर दफ़ा किसी भी स्टेशनरी वेव होने से स्ट्रिंग की। और बड़ा हम पॉइंट मोटा करके लिखा है कि वेव्स नॉट इन हार्मोनिक सीरीज आर क्विकली डैम्ड आउट। वो वेव्स जो इस सीरीज़ के अलावा कोई फ्रीक्वेंसियों वाली होंगी वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी। डैम्प आउट हो जाना, वफात पा जाना, ख़त्म हो जाना। आप अगर पैदा करना चाहेंगे एक तनी हुई किसी रस्सी के ऊपर जिस मर्जी फ्रीक्वेंसी की कोई वेव अदर दैन दीज फ्रीक्वेंसीज, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। हल्की सी हिलजुल होगी, लेकिन वो परमानेंट लगातार तौर पर देर तक, या ये कहिए कि देर तक कोई लूप्स बने हुए नहीं नज़र आएंगे, हल्की फुल्की हिलजुल होगी लेकिन ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ परफेक्ट लूप बनेंगे, परफेक्ट सिर्फ स्टेशनरी वेव्स इन्हीं फ्रीक्वेंसियों में से कोई फ्रीक्वेंसी वाली होगी तो वो बनेंगे। इस फ्रीक्वेंसी पर एक लूप, इस पर 2 लूप, इस पर 3 लूप, एंड सो ऑन, इनके अलावा नहीं। चौथा और लास्ट रिजल्ट क्या है? अभी जो बात हो रही थी कि फ्रीक्वेंसियाँ पर डिपेंड करती हैं, टेंशन पे और मास पर, यूनिट लेंथ, इन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। F1 F2 F3 वगैरह, जो F1 है उसी का मल्टीपल F2 है, उसी का दुगना है, उसी का 3 गुना F3 है, एंड सो ऑन। तो वो टेंशन पर और मास पर, यूनिट लेंथ वगैरह पर, इन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। टेंशन पर, लेंथ पर और मास पर, यूँ भी कह सकते हैं। तो फिर किसकी टेंशन, किसकी मास और किसकी लेंथ? वो जो तनी हुई रस्सी है या तार है उसकी। इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं म्यूजिशियंस। वो जो स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सितार या कोई गिटार वगैरह, तो आपने देखा होगा उसमें जब वो बजा रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं। सितार मसलन देखा या गिटार देखा है तो एक हाथ को वो, ये अगर स्ट्रिंग की वो जो लंबी सी एक गर्दन सी होती है, नेक ऑफ द स्ट्रिंग, एक हाथ को से यहाँ से तार को दबाते हैं, दूसरे हाथ से यूँ इस तरह से छेड़ते हैं तो वो आवाज़ निकलती है, इस तरह थरथराते हैं। तो कभी यहाँ से दबा ली, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, तो इस तरह साथ साथ छेड़ते हैं तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियों वाली, कभी तीखी कभी भारी आवाज़ निकलती है। तो वो असल में क्या करते हैं, कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग ऑन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी चेंज्ड आइदर बाई वेरिंग द टेंशन और बाई चेंजिंग द लेंथ, या टेंशन या लेंथ दोनों में से कोई चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। वजह वही फार्मूला है, ये जो हम अभी बात कर रहे थे, जो इधर ये अप्लाई होना है।
तो फिर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द टेंशन इन द गिटार एंड वायलिन स्ट्रिंग इज़ वेरीड बाई टाइटनिंग द पेग्स ऑन द नेक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सितार या गिटार की वो गर्दन के ऊपर वो छोटे छोटे पेच से बने होते हैं, उन पेचों के साथ वो तार बंधी हुई होती है, उनको आप कसते हैं या उनको लूज़ करते हैं तो टेंशन कम ज़्यादा करते हैं। वंस द इंस्ट्रूमेंट इज़ ट्यून, टेंशन कम ज़्यादा करने से फोर्स ऑफ टेंशन कम ज़्यादा होगी, तो वो जो फार्मूला बार बार मैंने आपको दिखाया, ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम ज़्यादा होगी तो आवाज़ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकलेगी, कभी कम कभी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, टेंशन कम ज़्यादा करके। वंस द इंस्ट्रूमेंट इज़ ट्यून्ड, एक दफ़ा वो खिंच आपने जो डली हुई है, जो पेग्स होते हैं, जो खोंटे होते हैं, पेग्स होते हैं ऑन दी नेक, वो जो पेच होते हैं उनको कस के या ढीला करके एक दफ़ा फ्रीक्वेंसी तब सेट कर ली। वंस द इंस्ट्रूमेंट इज़ ट्यून्ड, एक दफ़ा इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो गया, ट्यून मतलब सेटिंग द फ्रीक्वेंसी। तो फिर क्या होता है, द म्यूजिशियंस वेरी द फ्रीक्वेंसी बाई मूविंग देयर फिंगर्स अलॉन्ग द नेक। तो वो फिर अपनी उंगलियाँ ये कभी यहाँ से दबा लिया, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, इस तरह क्या कर रहे होते हैं, लेंथ चेंज करते हैं ताकि ये वाला फैक्टर भी लेंथ भी चेंज करें। तो इस तरह से लेंथ चेंज करने से फ्रीक्वेंसी फिर चेंज होगी, क्योंकि फार्मूले में ज़ाहिर है वो आ रही है। तो एक दफ़ा टेंशन कर ली उन्होंने सेट, उसके बाद द म्यूजिशियंस वेरी द फ्रीक्वेंसी बाई मूविंग देयर फिंगर्स अलॉन्ग द नेक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, देयर बाई चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस तरह वो जो वाइब्रेशन करती हुई स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है, कभी यहाँ से दबा ली, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी दूर, कभी करीब से, तो इस तरह लेंथ चेंज करते हैं। लेंथ चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, और अपनी मर्जी की कभी भारी कभी तीखी आवाज़ आएगी जैसी वो चाहेंगे। लेकिन ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ, स्टेशनरी वेव्स ऑन द स्ट्रिंग। थैंक यू वेरी मच।